2005 अगस्त के महीने में 5 दोस्तों ने प्रोवा यूटा में वाई माउंटेन के किनारे एक पानी के नीचे की गुफा का पता लगाने का फैसला किया, जिसे मौत की गुफा कहा जाता था। उन्हें अंदर इंतजार कर रहे घातक खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। अंत में उनमें से केवल एक ही वापस लौटा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक ओनली फॉर रिसर्च। तो जैसे ही आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम ग्लॉम्स केव ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोस लाता रहता हूं, तो आप चैनल पर जाकर ऐसी और वीडियोस का आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लॉम्स केव ट्रेजेडी का घातक परिणाम। बुधवार 17 अगस्त को 5 दोस्तों का एक ग्रुप रात को खाना खाने के लिए बाहर गया। वे वाई माउंटेन के किनारे एक सीक्रेट गुफा पर चर्चा कर रहे थे। यह माउंटेन BYU परिसर के बगल में है, इसलिए कई लोकल स्टूडेंट को पता था कि गुफा की एग्जिस्टेंस के बारे में 2 लड़कों ने ठीक 1 साल पहले ही ग्लॉम की गुफा पर पूरी तरह से सर्वे किया था। पहली नज़र में यह बहुत मेहमान नवाज हॉस्पिटेबल नहीं लगती है, क्योंकि यह 1 फुट पानी में डूबी हुई है और केवल 4 फीट ऊंची है। इसमें उन लोगों को चलना पड़ता है जो क्राउच में एंटर करते हैं। क्राउच का मतलब दोस्तों जैसे कि बैठकर चलना या फिर रेंग कर चलना। ज़्यादातर पैदल यात्रियों के लिए उथली धारा में लगभग 100 फुट की एंटर टनल के साथ यह एक फनी आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो लोग अंदर की सीक्रेट गुफा के बारे में जानते हैं उनके लिए यह चैलेंज अट्रैक्टिव हो सकता है। इस गुफा का सीक्रेट भाग, जो कि 18 फीट जमीन से नीचे 24 इंच का पानी से भरा गड्ढा, उन लोगों के लिए भी है जो जानते हैं कि दूसरी तरफ क्या है। यह कठिन क्षण सबसे साहसी खोजकर्ता को भी रोक सकता है। उस रात ग्रुप ने इस अंधेरी और बिन बुलाई गुफा में खुद को परखने का फैसला किया। पहले ही रात के 2 बज चुके थे। सुबह जब वे केव एरिया में पहुंचे तो मिट्टी में उथली गुफा में जाने से पहले उन्होंने कुछ समय बाहर बैठकर बिताया। जेनिफर गिलब्रेथ पहले पानी वाली टनल से गुजर चुकी थी, इसलिए उन्होंने दूसरे को कॉन्फिडेंट किया था कि वे अपनी सांस रोककर तैरने में सक्षम होंगे। हाइपोथर्मिक हो जाने और अपने पिछले अनुभव के दौरान बेहोश हो जाने के बावजूद दूसरी गुफा के अंदर 15 फीट की दूरी पर वह अभी भी अपने दोस्तों को यह केव की सीक्रेट जगह दिखाने के लिए उत्साहित थी। ब्लैक डोनर, स्कॉट मैकडॉनल्ड्स और एरियल सिंगर सभी इसे आजमाने के लिए सहमत हुए। 5वें दोस्त जोसेफ फर्ग्यूसन ने फैसला किया कि मुख्य गुफा के बाहर तब तक प्रतीक्षा करे जब तक वे केवल एक टॉर्च के साथ वापस नहीं लौट आए। चारों ने गुफा के फर्श में छोटे से इनॉग्रेशन की ओर अपना रास्ता बना लिया। अब सुबह के 4:30 बज रहे थे और बाहर अंधेरा होने के कारण एक एक करके उन्होंने हिम्मत जुटाई। ठंडे पानी से भरे नैरो रास्ते में खुद को उतार दिया। जेनिफर पहले गई क्योंकि वह अकेले थी जो वहां आई थी। इससे पहले कि उन्होंने देखा कि उसका सिर पानी के नीचे गायब हो गया था और अब वह दूसरे छोर से गुजरी तो पानी से भरी सुरंग में एक छोटी सी लहर थी, जो कि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे से बड़ा नहीं था। केवल 2 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंचा ब्लैक स्कॉट और एरियल एक एक करके अंदर गए और उस दिशा का अनुसरण किया जो जेनिफर ने संकेत दिया था कि एक रस्सी थी जो मुख्य गुफा के एक चट्टान से जुड़ी हुई थी, जो कि अंदर जाती थी। पानी के नीचे सुरंग और भीतरी गुफा में लकड़ी के टुकड़े से बांधा हुआ था। इसकी छोटी सुरंग वाली जगह में एंट्रेंस गेट तक वापस ले जाने के लिए एक रस्सी को संभवतः आवश्यक नहीं माना जाता था। ऐसा लगता था जैसे आप इसे छोड़ नहीं सकते थे। दुर्भाग्य यही था, ब्रायन लैम्प्रे एक केवमैन ने कहा था कि अपनी वापसी पर वह निकास छेद से आगे निकल गया और एक मैनिक मोमेंट छेद से लगभग 4 फीट आगे एक डेथ एंड से टकराया था। उसे एहसास हुआ कि चट्टान की एक दीवार ने उसे घेर लिया है। उसने छत को पकड़कर हताश होकर पीछे की ओर ढकेल दिया जब तक वह छेद के पास नहीं आया। अतिरिक्त समय लगा जिससे उसे यह निश्चित हो गया था कि इसका अंत डेथ होगा। वह बेहद भाग्यशाली था कि उसे छेद मिल गया था। इससे पहले कि वह पानी से भरे फेफड़े में हाफता, इस दिन चारों ने छेद बना लिया था।
केवल 15 फीट की दूरी पर स्थित छोटी सी गुफा में थोड़ा तैर कर पहुंचे। वहां उनके खड़े होने और घूमने के लिए थोड़ी जगह थी। गुफा मूल रूप से 6.5 फीट ऊंची थी और केंद्र में लगभग 9 फीट की चौड़ी थी, जिससे लगभग 3 फीट हवा की जगह बची थी। पानी के ऊपर जोसेफ बैठा अपने दोस्तों के लौटने का इंतजार कर रहा था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि उन्होंने गुफा में कितने समय तक रहने की योजना बनाई थी। कोई स्पष्ट योजना स्थापित नहीं की गई थी, इसलिए वह बस इंतजार करता रहा। लगभग 1 घंटे बाद वह गुफा में चला गया और पानी को छेद से देखा, लेकिन टॉर्च की रोशनी या ग्रुप की हलचल का कोई संकेत नहीं था। अब लगभग 5:30 बज रहे थे और वह फिक्स नहीं था कि क्या किया जाए। उसने कुछ दोस्तों को बुलाया जो गुफा से परिचित थे और फिर अल्टीमेटली सुबह 6:25 हो चुके थे। तभी इसने पुलिस को बुलाया। जब वे आंतरिक गुफा में तैरकर अंदर गए तो वे शायद घबराए हुए थे और उनकी सांस फूल रही थी। एड्रेनालाइन के साथ दौड़ रहे थे। जैसे ही उनके चेहरे पानी से बच गए, उन्होंने राहत की गहरी सांस ली और दुर्भाग्य से इस छोटी सी जगह की हवा संभवतः इस गुफा में जाने के लिए खराब थी। किसी भी ऐसी हवा को संदर्भित करता है जो सामान्य 21 ऑक्सीजन और 79 मुख्य रूप से नाइट्रोजन के साथ कुछ अन्य गैसों से अधिक नेग्लिजिबल परसेंटेज से बनी नहीं है, क्योंकि यह गुफा स्थिर थी और जल स्रोत बंद था। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कई कारणों से होना संभव था। धीरे धीरे जैसे ही विजिटर्स आंतरिक कक्ष में समय बिताएंगे, ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। यह भी ज्ञात है कि चूना पत्थर की गुफाओं में टकराव और पौधों के क्षय के कारण, रिसाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होता है। इस बात के भी प्रमाण है कि अंदर मोमबत्तियां जलती हुई छोड़ दी गई थी, जिससे हवा का प्रवाह न होने से उपलब्ध ऑक्सीजन कम हो गई होगी। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के स्तर पर हाई कंसंट्रेशन में जमा हो गई होगी। यह समय के साथ एक सूक्ष्म विकास होगा और सीक्रेट केव में जाने वाले दोस्तों को अंदर की हवा की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। गुफा में रहने वाले भले ही कुछ मिनटों के लिए ही रुके, लेकिन उनकी सोचने, चलने, सांस लेने की क्षमता कम होने के कारण वापसी में तैरना एक खतरनाक प्रयास बन जाएगा। एक बार जब वे इस गुफा में थे तो उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि वे ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं और उन्हें तुरंत वापस लौटना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस गेट इतना छोटा था कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति नैरो टनल को पार कर सकता था और खुद को एग्जॉस्ट हॉल तक खींच सकता था। जेनिफर पहले बाहर निकली, लेकिन सांस लेने से पहले एग्जिट हॉल ढूंढने से असमर्थ थी। अल्टीमेटली उसकी क्षमता कम हो गई थी। सांस रोकने और क्रिटिकल कंडीशन में सोचने की क्षमता खत्म हो गई थी। यदि गुफा में ऑक्सीजन का स्तर 12 से 10 के करीब था तो उसे बाहर निकलने के लिए केवल 60 सेकंड के लिए सांस रोकनी पड़ी होगी। यदि रस्सी उसके हाथ में थी तो छेद ढूंढना मुश्किल हो गया होता। गुफा में सुरंग की छत के साथ महसूस करने का एक उत्तम प्रयास अन्य 3 को पता नहीं था कि जेनिफर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हें 30 या 60 सेकंड की गिनती के बाद आंतरिक गुफा की अंधेरी दम घोटू हवा में छोड़ दिया गया था। एरियल केवल 2 या 3% कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में गुप्त गुफा से बाहर निकलने के बाद उसकी रेस्पिरेशन दर 2 गुनी हो गई होगी। वह पानी के नीचे अपना चेहरा फिसलने से पहले गहरी सांस लेने की कोशिश कर रही होगी और तेजी से अपने अंतिम विस्फोट के साथ आगे तैर रही होगी। एनर्जी के उस होल का पता लगाने के लिए आगे बढ़ी। इस नैरो और अंधेरी सुरंग में अपने दोस्त के शरीर को महसूस करना पूरी तरह से अनरियल होगा। यह एक स्पष्ट मार्ग माना जाता था, क्योंकि वहां 2 लोगों के लिए अपना सिर धकेलने के लिए जगह नहीं थी। घबराहट की एक क्षण में कसकर खुलने पर एरियल हवा पाने के लिए बेताब हो गई और शायद उसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि उसकी दोस्त बेहोश थी और निश्चित रूप से इस समय मौत के करीब थी। ब्लैक और स्कॉट अंधेरे में कई अतिरिक्त मिनटों तक खराब हवा में सांस ले रहे होंगे। उनमें से प्रत्येक को कम ऑक्सीजन, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव और सांस लेने के लिए ऐसे सुविधाजनक वातावरण से जुड़ी घबराहट का अनुभव हो रहा होगा। थोड़े समय के इंतजार के बाद अगला दोस्त नैरो वाटर टनल में प्रवेश कर गया। पहले से ही कम स्टेज में ब्लैक उत्सुक होगा कि जितनी जल्दी हो सके इस तैराकी को पूरा करे। वह अपने सामने पानी में तैर रही 2 लड़कियों का सामना करने के लिए बहुत घबरा जाएगा। उसी समय अलार्म आपको भ्रमित कर देगा कि किस रास्ते पर जाना है। छेद बिल्कुल व्यक्ति के सामने होना चाहिए। आपके सामने उसे एहसास हुआ होगा कि एरियल हिल नहीं रही थी और उसे एक
सुरंग में बचाने के लिए उसे छेद की ओर ढकेलने की जरूरत थी, जो केवल 2 फीट चौड़ी और 4 फीट गहरी थी। किसी से भी आगे निकलना या उसे आगे ढकेलना लगभग असंभव होगा। अंधेरी भीतरी गुफा में प्रतीक्षा करने वाला अंतिम गुफावासी सबसे लंबे समय तक पीड़ा सहता रहा होगा। वह निश्चित रूप से हमेशा के लिए जगह से बाहर निकलने के लिए उत्सुक था। टनल के माध्यम से उसकी यात्रा थोड़ी देर के लिए रुक गई होगी। जब उसने अपने दोस्तों को इतनी खराब स्थिति में देखा होगा तो वह गिर गया होगा। उन दोस्तों को बचाने की कोशिश करना कोई आसान काम नहीं था, जो कि आंतरिक गुफा में फंसे हो सकते थे। उन्होंने तुरंत किसी भी कम ऑक्सीजन स्तर को बहाल करने का प्रयास करने के लिए गुफा में हवा की पंप की। साथ ही उन्होंने कुछ को बाहर निकाला। पानी ने बचाव दल के एंटर के लिए कनेक्टिंग सुरंग के भीतर एक हवाई क्षेत्र बनाया। जैसे ही पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ, उन्हें जेनिफर गैल्ब्रेथ का शव सुरंग के अंदर तैरता हुआ मिल गया। एक और घंटे तक पंप करने के बाद उन्हें अन्य 3 दोस्त एरियल, ब्लैक और स्कॉट मिले। घटना स्थल पर पाए गए सबूतों से निकास छेद की ओर पूरी तरह से सामना करना पड़ रहा है। जोसेफ फर्ग्यूसन शव परीक्षण द्वारा प्रदान की गई जानकारी में मौत के कारण के रूप में डूबने की पुष्टि की गई और सुरंग में संघर्ष करने वाले अन्य खोजकर्ताओं के विवरण से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इसकी कल्पना करना कठिन होगा। अगर हवा में कुछ दिक्कत न होती, महज 15 फीट के अंतराल में 4 दोस्त डूब गए। वे 18 से 20 साल के बीच के साहसी लड़के थे। उनके जीवन के चरम समय में उनके शव गुफा से बरामद किए गए। प्रवेश द्वार को कंक्रीट से भर दिया गया ताकि गुफा में घुसने वालों को रोका जा सके। धन्यवाद दोस्तों, ये थी एक दिल दहला देने वाली घटना जो कि प्रोवा यूटा में वाई माउंटेन के किनारे ग्लूम्स केव ट्रेजेडी का घातक परिणाम साबित हुआ। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।